गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे, कल तक जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। कल तक अपन ने पढ़ लिया था इसके अंदर आपके मृदा के अपक्षय के बारे, चट्टानों के अपक्षय के बारे में। 3 प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहला अपक्षय पढ़ा था अपन ने भौतिक अपक्षय, ठीक है, चट्टानों का अपक्षय। फिर उसके बाद में दूसरा पढ़ा था रासायनिक अपक्षय, ठीक है। रासायनिक अपक्षय के बारे में कल बात की थी अपन। रासायनिक अपक्षय वे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, रसायन मूल संरचना में तो परिवर्तन होकर नए पदार्थ का बनना, है ना, नए पदार्थ, खनिज का बनना या नए पदार्थ का बनना, वो रासायनिक अपक्षय, जिसके अंदर कल अपन ने बात कर ली थी। जल अपघटन के द्वारा, जल वियोजन के द्वारा, जल योजन के द्वारा, अविलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण, है ना, ये सारी चीज़ें अपन ने कल बात कर ली थी। इसके बाद में आपके रासायनिक अपक्षय के बाद में कल और पढ़ा था अपन ने जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय, इन तीनों के बारे में अपने कल बात कर ली थी, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के बारे में, ठीक है, कि ये किस किस प्रकार से होता है। अब अपन ने चट्टानों का अपक्षय पढ़ लिया, तो चट्टानों के अपक्षय के बाद में दूसरा चरण कौन आता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। चट्टानों के अपक्षय के बाद में क्या होता है, मृदा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब चट्टानों के अपक्षय के बाद में अगला टॉपिक है अपने मृदा का फॉर्मेशन, सोइल निर्माण। ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास में आपको समझ में भी आ गया होगा, ये आशा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे अपन मृदा निर्माण। अगला टॉपिक है अपने मृदा निर्माण, मतलब सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के बारे में। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि मृदा निर्माण कैसे होता है। चट्टानों के अपक्षय से मृदा निर्माण के अंदर लगभग कितना समय लगता है, मृदा की 1 इंच की परत बनने में लगभग कितना समय लगता है, 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। मृदा निर्माण के अंदर कितना समय लगता है, 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। किसके अंदर, 1 इंच परत बनने में, 1 इंच परत बनने में 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। अगली बात समझ में। तो अभी ये बनता किसे, तो 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। तो ये क्या है, बहुत धीमी प्रक्रिया होगी। ये तो इस अपन अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत स्लो मोशन में चलता है ये प्रोग्राम, है ना, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब देखो, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर अपन पढ़े हैं, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, मृदा का निर्माण सबसे पहले तो चट्टानों का भौतिक अपक्षय पढ़े ना अपन ने, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक, तीनों प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होने से ही क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। किसी भी कंडीशन से चट्टानों का अपक्षय होकर मृदा का निर्माण होना क्या कहलाता है, मृदा निर्माण कहलाता है। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, मृदा उत्पत्ति को 2 चरणों में या 2 प्रकरणों में बांटा गया है। मृदा की उत्पत्ति के प्रक्रम क्या क्या है आपके, उत्पत्ति प्रक्रम है आपके 2। एक तो होता है आपके अपक्षय और दूसरा है आपके प्रोफाइल का निर्माण, प्रोफाइल का निर्माण, दूसरा है प्रोफाइल का निर्माण, अपक्षय और प्रोफाइल का निर्माण। अपक्षय के अंदर तो क्या होता है, जो अपन ने कल बात की थी कि मृदा का अपक्षय क्या होता है, 3 प्रकार से होता है, भौतिक प्रकार से, रासायनिक प्रकार से और जैविक प्रकार से। तो अपक्षय के अंदर क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जैसे ये मृदा के ऊपर बड़ी चट्टान है, इसके अंदर क्या होगा, अपक्षय कैसे होगा, जैसे भौतिक कारणों से, रासायनिक कारणों से या जैविक कारणों से। इस चट्टान के ऊपर जैसे ये एक दुर्बल होगी, धीरे धीरे दरारें होने लग जाएगी, दरारें होने से ये क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों में टूटने लगेगी, फिर धीरे धीरे और बड़े छोटे छोटे, फिर इसकी साइज़ 2 mm से छोटी होने पर इसको अपन क्या कहेंगे, 2 mm से छोटे कणों को अपन क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, हाँ। 2 mm से छोटे कणों को अपन मृदा कहते हैं, 2 mm से बड़े वाले कणों को अपन क्या कहेंगे, कंकड़ पत्थर कहेंगे। तो 2 mm से छोटे कणों को अपन क्या कहेंगे, मृदा। तो ये क्या होता है, अपक्षय के अंदर क्या होता है, पहले चट्टानों से क्या बनती है, एक रॉ मटेरियल बनता है, मतलब मृदा के कण बनते हैं, चट्टानों के कण बनते हैं छोटे छोटे, उन कणों को अपन क्या कहते हैं, मृदा के कण बनते हैं, उन कणों को अपन कहते हैं रॉ मटेरियल, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है चट्टानों का टूटकर अपशेष से जो पदार्थ प्राप्त हुआ उसको अपन कहेंगे। तो इसके अंदर पहले तो चट्टानों से क्या बनेगा, 2 चरण होते हैं। एक तो संरचना बनती है रिगोलित, क्या बनती है, रिगोलित, इसको बोलते हैं रिगोलित, REOLITH, रिगोलित बनता है, चट्टानों से रिगोलित बनता है। और रिगोलित से फिर क्या होता है, मृदा के कण बनते हैं। तो कितने चरणों में हो गई प्रक्रिया, ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चट्टान से रिगोलित और रिगोलित से
चट्टान से रिगोलित और रिगोलित से क्या बन रही है, मृदा। तो ये दो चरणों में बीच में एक संरचना बनती है। रिगोलित क्या होता है, मृदा और चट्टानों के बीच के कण क्या कहलाते हैं, रिगोलित कहलाते हैं। तो मृदा की उत्पत्ति के दो प्रक्रम में, एक तो अपक्षय और दूसरा प्रोफाइल। कैसे होता है, जैसे चट्टान भूमि उद्गार से चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर वो चट्टानें धीरे धीरे क्या हो गई, चट्टानों के अंदर धीरे धीरे क्या हो गया, भौतिक रासायनिक कारणों से उसके अंदर दुर्बल होती गई, और दुर्बल होने से वो धीरे धीरे छोटे कणों में बनना, बड़े बड़े पत्थरों में, बड़े पत्थरों से छोटे कणों में, छोटे कणों से 2 mm से छोटा कण बन जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। ठीक है ना। तो मृदा के आप उत्पत्ति के दो प्रक्रम हो गए, एक तो अपक्षय और दूसरा हो गया आपके प्रोफाइल का निर्माण। अपक्षय और प्रोफाइल का निर्माण, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 चरण हो गए, अपक्षय और प्रोफाइल। ये याद रखना, मृदा के उत्पत्ति के प्रक्रम के कितने चरण हैं, 2, अपक्षय और प्रोफाइल का निर्माण। यहाँ तक आगे समझ में, चट्टान से रिगोलित बनना और रिगोलित से मृदा का निर्माण होना। अब इसके बाद में आगे बढ़े अपन, ये तो हो गई आपके प्रक्रम की अवस्थाएं। अब ये चट्टानों की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, मतलब चरण के अंदर उनको 2 और प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसके अंदर 2 प्रावस्थाएं हैं, वे हैं प्रावस्थाएं होगी। एक तो होगी आपके चट्टानों का छोटे छोटे कणों में टूटना या रॉ मटेरियल का निर्माण, चट्टानों का कणों में टूटना, और दूसरा होता है आपके मृदा का निर्माण। तो चट्टानों का टूटना मतलब टूटने से क्या होता है, चट्टानों का मतलब विनाश होता है, चट्टानें टूटती है। तो इस पहले चरण को तो अपन बोलते हैं विनाशकारी अवस्था, विनाशकारी अवस्था, और दूसरी कहते हैं अपन इसको निर्माणकारी अवस्था, दूसरी है निर्माणकारी अवस्था। तो इसके अंदर 2 अवस्थाओं का, एक तो चट्टानें टूटेगी, तो टूटने को तो अपन क्या कहेंगे, विनाश ही कहेंगे, टूटना, बिखरना, है ना, विनाश हो रहा है चट्टानों का। और दूसरी है नया पदार्थ बन रहा है, तो दूसरी अवस्था को अपन कहते हैं निर्माणकारी अवस्था। तो पहली अवस्था कौन सी, विनाशकारी अवस्था, और दूसरी है निर्माणकारी अवस्था। आगे बात समझ, चट्टानों का विनाशकारी और निर्माणकारी अवस्थाएं, ये 2 प्रकार की अवस्थाएं बनती है चट्टानों के अंदर, विनाशकारी और निर्माणकारी अवस्था। आगे बात समझ में, विनाशकारी और निर्माणकारी अवस्था के अंदर फिर उसके बाद में, ये तो हो गया आपके चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, जो अपन ने पहले डिटेल में कर ली थी, लेकिन आपके वापस टॉपिक आया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने समझा दिया आपको चट्टानों का भौतिक और रासायनिक कारणों से या जैविक कारणों से चट्टानों का टूटकर मृदा का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदा निर्माण कहलाती है। और ये 2 चरणों में होता है, एक तो अपक्षय और दूसरा प्रोफाइल का निर्माण। प्रोफाइल मतलब मृदा परिच्छेदिका का निर्माण, अलग अलग संस्तरों का निर्माण होना, ऊपर जैसे ह्यूमस होती है, फिर खनिज पदार्थ होते हैं, उनका निक्षारण होता है, ये सारे प्रोसेस अपने मृदा निर्माण में पड़ी थी उसके अंदर, सॉइल प्रोफाइल के अंदर। और इसकी 2 प्रावस्थाएं होती है मृदा निर्माण की, एक तो चट्टानों के कणों का टूटना और दूसरा है मृदा निर्माण। कणों का टूटना मतलब विनाशकारी अवस्था और दूसरी है निर्माणकारी अवस्था। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं आपके मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो आपके सामान्य और एक होती है दूसरी विशिष्ट। विशिष्ट, इन दोनों को अपन कहते हैं पेडोजेनिक प्रक्रियाएं, पेडोजेनिक प्रक्रियाएं क्या कहते हैं, पेडोजेनिक प्रक्रियाएं। ध्यान रखना, शब्द याद रखना, पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कौन सी थी, मृदा के निर्माणकारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं को पेडोजेनिक, सामान्य और विशिष्ट, उनको दोनों को पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के अंदर 5-6 टॉपिक हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। मृदा के निर्माण के अंदर कौन कौन से जो स्तर उनके प्रोफाइल के निर्माण में और उनके अंदर किस प्रकार से सहायक होते हैं, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले है आपके, पहला है आपके टॉपिक, ये तो होगी 2 पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के 2 चरण, सामान्य और विशिष्ट। अब इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो मृदा के निर्माण के अंदर सहायक होते हैं, मृदा की प्रोफाइल बनाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होना। ह्यूमस तो जानते हैं अपन, बात कर ली थी अपन ने, ह्यूमस के अंदर क्या होता है, ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस तो वह होती है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के, ह्यूमस के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधों एवं
जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों या बड़े मृत जीवों, है ना, जैसे मृत जीव कोई जैसे मृत हो जाता है तो वो मिट्टी के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, वो विलीन हो जाता है, मृदा के अंदर अपक्षय हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। एवं पेड़ पौधों के जैसे पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, है ना, पेड़ सूख जाता है तो वो मिट्टी के अंदर गिर जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, उनका अवशेष अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर मृदा के रूप में एक परत बना लेता है जिसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस। और ये पूरी प्रक्रिया ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिनिफिकेशन। अभी ह्यूमिनिफिकेशन कौन सी मृदाओं में ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे ह्यूमिनिफिकेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। पेड़ पौधे कहाँ पर ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे जैसे वनों वाली भूमि के अंदर, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर, है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर उनकी पेड़ पौधों के अवशेष भी ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, फल फूल हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पे गिरेगी और वो धीरे धीरे क्या होगी, कुछ समय लगेगा उनको, तो वो धीरे धीरे अपघटित होकर क्या बना लेगी, ह्यूमिनिफिकेशन की प्रक्रिया कर लेगी। तो पहला चरण हो गया आपके, क्वेश्चन आता है 1 नंबर की, 2 नंबर की परिभाषा पूछ लेते हैं। ह्यूमिनिफिकेशन किसे कहते हैं, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर या पेड़ पौधों के अपघटित पेड़ फूल पत्तियाँ, इन सब के निर्माण से जो पदार्थ बनता है उनको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया सिंपल सी छोटी सी परिभाषा थी और आप आसानी से पढ़ लें, इनको याद हो जाएगी आपको आराम से। फिर दूसरी ह्यूमिनिफिकेशन के बाद में आपके निक्सालन, ये शब्द आपके पहले भी आया हुआ है, मैंने बताया भी थी आपको, परिभाषा इसकी याद हो आपको तो, निक्सालन, इल्यूविएशन, हाँ, निक्सालन। निक्सालन क्या होता है, निक्सालन के अंदर वे चरण आते हैं, निक्सालन के अंदर वे चरण आते हैं आपके जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं मतलब पृथ्वी के जो ऊपरी संस्तर होते हैं, ऊपर के संस्तर के अंदर जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, सिलिका होती है, फेरस, एल्यूमिनियम, जो भी खनिज पदार्थ हैं, उनका नीचे के पदार्थों में बहकर चले जाना, नीचे के संस्तरों में बहकर चले जाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्सालन। और निक्सालन का शब्द का अर्थ भी यही होता है, निक्सालन का अर्थ होता है आपके धुलाई करने से, धुलाई करने से, धुलाई करने से। धुलाई का मतलब जैसे अपन कपड़ों की धुलाई करते हैं, है ना, कपड़ों की धुलाई करते हैं ना, तो कपड़ों के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं या फिर जो मैल है, गंदगी है, वो क्या होगी, उससे अलग हो जाएगी, है ना। अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धुलाई। नीचे की परतों में जैसे नाली के अंदर बहकर चली जाएगी, अपन धो लेंगे उसको साफ पानी से, तो वो जो अवशिष्ट पदार्थ या फिर जो भी आपके गंदगी थी, तेल के कण थे, वो सब क्या हुए, नीचे बहकर चले गए, उनका अलग हो गया। तो निक्सालन का मतलब ही धुलाई करने से ही है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऊपरी संस्तरों से खनिज पदार्थ या भी कोई भी पदार्थ है जो नीचे के पदार्थों में बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन निक्सालन कहते हैं। आगे बात समझ, निक्सालन को मतलब ऊपरी संस्तरों से खनिज पदार्थों का नीचे के, खनिज या किसी भी पदार्थ का नीचे के संस्तरों में बहकर जाना क्या कहलाता है, निक्सालन कहलाता है। और निक्सालन का अर्थ क्या होता है, धुलाई करने से है। ठीक है, फिर है नंबर आपके 3 है निक्षेपण। निक्षेपण के अंदर क्या होता है, निक्षेपण का अर्थ होता है धुला पदार्थ जमा होना, धुला पदार्थ जमा होना। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है, धुला पदार्थ जमा होना। आगे भाषा में निक्षेपण से मतलब है धुला पदार्थ का जमा हो जाना, जमा होना। निक्षेपण से अर्थात धुला पदार्थ जमा हो जाना। जमा होने से मतलब है कि जो पहले के ऊपर के संस्तरों से जो निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा जो पदार्थ बहकर नीचे के संस्तरों में आए थे, है ना, जैसे अपन ने बात की थी मृदा परिच्छेदिका में, ए के अंदर जो निक्षालित खनिज पदार्थ होते हैं ह्यूमस, उनका निक्षालन होकर नीचे के बी एवं सी के चरणों में क्या होता है, चलेकर जाकर क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। तो उसी प्रकार जो बहकर आया था उस पदार्थों का, निक्षालित खनिजों का जमा हो जाना, खनिजों का नीचे के संस्तरों में जमा, नीचे का जमा होना, है ना। जो बहकर आया है पदार्थ उसका नीचे के संस्तरों में जमा होना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। नीचे के पदार्थों में जमा होना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। आगे बात समझिए, खनिजों निक्षालन से तो मतलब बहकर जाना, और निक्षेपण से मतलब है कि वहाँ पर जो बहकर आया उस पदार्थ का जमा हो जाना, वो कहलाता है निक्षेपण। दोनों सेम ही शब्द हैं लेकिन परिभाषाएं अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है। एक का तो मतलब होता है बहना, दूसरे का जमा होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर चौथी परिभाषा आपके, ये 5-7 शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, 1-1, 2-2 नंबर की परिभाषाएं आती है बोर्ड के अंदर, तो आसानी से पढ़ याद कर लें इनको। पोड जोलीकरण, पोड जोलीकरण।
अब पोर्टजोलीकरण का मतलब क्या होता है? पोर्टजोला, ये भी क्या है? एक रूसी भाषा का शब्द है पोर्टजोला। पोर्टजोला शब्द किस भाषा का शब्द है? अभी तक अपन ने पढ़ा लैटिन भाषा। ये क्या है? रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? राख जैसा। राख जानते हो? राख जैसा होना, जिसका अर्थ होता है राख, या फिर राख रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राख जैसा होना, है ना। तो अब पोर्टजोलीकरण के अंदर क्या होता है? पोर्टजोलीकरण के अंदर क्या होता है? जो ह्यूमस एवं सक्रिय ऑक्साइड, सक्रिय ऑक्साइड क्या होते हैं? जो सिलिका के ऑक्साइड होते हैं वो सक्रिय ऑक्साइड। तो ह्यूमस एवं सक्रिय ऑक्साइड का नीचे के संस्तरों में चले जाना, उनको अपन क्या कहते हैं? नीचे के संस्तरों में चले जाना, वो कहलाती है प्रक्रिया पोर्टजोलीकरण। और ये क्या होती है? इसके द्वारा क्या होता है? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, क्योंकि ये जो सक्रिय आयरन है ना, ह्यूमस है, ये नीचे चले जाएंगे तो मृदा क्या हो जाएगी? धीरे धीरे अम्लीय मृदा का निर्माण एवं ये क्या होती है? ये होती है आपके नम एवं शुष्क मृदा के, ये होती है नम एवं शुष्क मृदा के निर्माण से होती है प्रक्रिया। जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है मृदा के अंदर और शुष्क होती है वो मृदा, उस मृदा के अंदर ये पोर्टजोलीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिसके अंदर क्या होता है? पोर्टजोला शब्द रूसी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राख जैसा अर्थ होता है। और इसकी परिभाषा ह्यूमस एवं सक्रिय ऑक्साइड मतलब सिलिका के ऑक्साइड, उनका बेच कर चले जाना नीचे के संस्तरों में, जिससे क्या होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। और ये किसके अंदर होती है? पोर्टजोलीकरण की प्रक्रिया नम एवं शुष्क स्थानों पर ज़्यादा होती है। आगे बात समझ पोर्टजोलीकरण की प्रक्रिया। अगला है आपके पोर्टजोलीकरण के बाद में है, ये 5-7 परिभाषा हैं, अच्छे से याद रखना आप। नंबर 5 है आपके लेटराइजेशन। नंबर 5 है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? लेटेराइट भी क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लेटेराइट लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? लेटेराइट है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा का शब्द है लेटेराइट, जिसका अर्थ होता है आपके ईंट जैसा। ईंट होते हैं ना, ईंट जिसको भवन निर्माण में काम में लेते हैं अपन, ईंट जैसा लाल एवं कठोर, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट जैसा लाल एवं कठोर, ईंट जैसा लाल एवं कठोर पदार्थ। लेटेराइजेशन का लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटेराइट शब्द से बना। पोर्टजोली तो क्या है? रूसी भाषा का शब्द है। और लेटेराइट क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट जो भवन निर्माण में काम में लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। तो ईंट जैसा लाल एवं कठोर, तो इससे अर्थ भी क्या यही हो जाएगा लेटेराइट के अंदर फेरस, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन एफ किसका है प्रतीक चिन्ह? आयरन का मतलब लोहा, आयरन, और ये आपके एल्यूमिनियम धातु। इन धातुओं का तो क्या हो रहना? ऊपरी संस्तर में रुक जाना। इन धातुओं का तो ऊपरी संस्तर में रुक जाना, और इसके अलावा जो सिलिका होती है, उन सिलिका का नीचे के संस्तरों में चले जाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेटेराइजेशन। क्या कहलाती है? लेटेराइजेशन। फेरस, आयरन और एल्यूमिनियम के कणों का ऊपरी संस्तरों में रुक जाना और सिलिका का नीचे के कण संस्तरों में जाकर बह जाना, उसे क्या कहते हैं? हम लेटेराइजेशन। और ये वो अपने पोर्टजोलीकरण तो नम एवं शुष्क जगह पर होती थी, और ये लेटेराइजेशन क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। उष्ण एवं अर्ध उष्ण, जहाँ पे थोड़ा और अर्ध उष्ण जगह पर वाली मृदाओं के अंदर ये क्या होती है? लेटराइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। उष्ण एवं अर्ध उष्ण वाले जगह पर ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है लेटराइजेशन की। फेरस और आयरन और एल्यूमिनियम के कण तो ऊपर की सतह पर रह जाने और सिलिका का नीचे के संस्तरों में चले जाना, जिससे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि ये धनात्मक पदार्थ हैं। और ये किसके अंदर होती है? उष्ण एवं अर्ध उष्ण क्षेत्रों में होती है। और पोर्टजोलीकरण क्या होती है? नम स्थानों पर होती है। ठीक है, ये तो हो गई आपके 5 प्रकार की परिभाषा। मिटा दूँ इनको, जिसके अंदर मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंदर इनको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ह्यूमिनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के द्वारा वो प्रक्रिया। निक्षालन, जिसके अंदर ऊपरी संस्तरों में से खनिज पदार्थों का नीचे के पदार्थों में बहना,
क्या कहलाता है? निक्षालन। निक्षेपण मतलब ऊपरी संस्तरों का नीचे के बहकर नीचे के संस्तरों में जाकर जमा हो जाना, निक्षेपण। और पोर्टजोलीकरण का मतलब है जिसके अंदर, पोर्टजोला शब्द रूसी भाषा का शब्द है और जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस और सेक्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। फिर लास्ट में पढ़ा अपने लेटराइजेशन। लेटराइजेशन के अंदर फेरस और एल्यूमिनियम के जो पदार्थ होते हैं वो तो क्या होंगे, ऊपरी संस्तरों में रह जाएंगे और बाकी जो पदार्थ हैं वो सिलिका है वो नीचे के संस्तरों में चली जाती है, उसको अपन कहते हैं लेटराइजेशन। अब इसके बाद में आता है आपके एक नंबर कितने, 5 हो गए, 6 है आपके कैल्सीकरण। कैल्सीकरण, कैल्सीकरण का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। कैल्सीकरण के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र जानते हैं आप कैल्शियम कार्बोनेट का? तो कल पढ़ा अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपरी संस्तरों में, कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाना मतलब ऊपरी संस्तरों में जमा, संचयन या अवक्षेपण हो जाना, वो क्या कहलाता है, कैल्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जैसे मृदा के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो जल के साथ में अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है और कार्बोनिक अम्ल से क्या होता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ऊपरी संस्तरों में जाकर जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैल्सीकरण। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपरी संस्तरों में संचयन या अवक्षेपण होना प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैल्सीकरण। इसके अंदर 2-3 अभिक्रियाएं हैं जैसे देखो, कैल्सीकरण, कैल्शियम का जमा हो जाना। जैसे अगर CO2 की मात्रा मृदा के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो जल के साथ में, जो मृदा जल होता है उसके साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल। कल पढ़ा था कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल बना है उसकी अभिक्रिया अपन कैल्शियम से करवाते हैं। कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस होते हैं, तो कैल्शियम से करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस आपके बनेगा H2 गैस, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कार्बनिक अम्ल पहले तो अपन ने क्या किया, जैसे मृदा के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो मृदा जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाएगी। फिर कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया, जो कार्बनिक अम्ल प्राप्त हुआ है वो अभिक्रिया अगर कैल्शियम, मृदा के अंदर जो कैल्शियम लवण होते हैं, कैल्शियम अणु होते हैं, उनके अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बाद में फिर क्या होगा, फिर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस CO3 वापस किससे के साथ में, CO2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अपने मेन उत्पाद बनेगा आपके मेन उत्पाद बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है मेन उत्पाद। इसके अलावा आपके जल भी बनता है ना, CO2 गैस और भी मुक्त होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है जिसके अंदर कैल्शियम, ये क्या किसका सूत्र है आपके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है आपके कि पहले मृदा के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, जल के साथ में कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल कैल्शियम के अणु के साथ में करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट CO2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्सीकरण के अंदर अपन यही पढ़ते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, संचयन हो जाता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कैल्सीकरण। आगे बात समझ में, अभिक्रिया याद रखें छोटी सी। ये तो हो गया आपकी कैल्सीकरण की। आपकी एक अगली है नंबर 7 पे, डीकैल्सीकरण। क्या है, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, फिर दूसरे के अंदर डीकैल्सीकरण का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का वापस क्या हो जाना, अपघटन हो जाना। कैल्शियम कार्बोनेट का वापस क्या हो जाना, अपघटन हो जाना डीकैल्सीकरण के अंदर। नंबर 7 डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि मृदा के अंदर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट बना था उससे वापस बाइकार्बोनेट बन जाना। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का वापस क्या हो जाना, अपघटन हो जाना वापस। कैल्सीकरण का नाम से पता चल रही है, अभिक्रियाएं परिभाषा इनकी। कैल्सीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाना, संचयन हो जाना। डीकैल्सीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का वापस अपघटन या विघटन हो जाना, वो क्या डीकैल्सीकरण। इसके अंदर भी जैसे ये अपन को प्राप्त हुआ था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस क्या होगा, जल के साथ में और CO2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो इससे क्या बन जाएगा आपके, CaCO3।
जो अपन को उत्पाद प्राप्त होता है CaCO3, जो वापस क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, है ना। अगली बात समझ में, डीकैल्सीकरण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की जल और जो प्राप्त हुआ था पिछली अभिक्रिया, उसको अपन वापस रिवर्सिबल अभिक्रिया है, उसको अपन चेंज कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जल और CO2 अभिक्रिया करती है तो वापस क्या बना रही है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिससे क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा, डीकैल्सीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का वापस विघटन हो जाना। अगली बात में डीकैल्सीकरण। फिर उसके बाद में अगली आपकी अभिक्रिया आती है कि डीकैल्सीकरण के बाद में नंबर 8 है लवणीकरण। अब ये लवणीकरण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सारी परिभाषाएं, अगर इनके नाम पता चल रहे हैं, अपन को समझ में आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। डीकैल्सीकरण का मतलब, लवणीकरण का मतलब क्या है, मृदा के अंदर लवणों का जमा हो जाना, लवणीकरण। अब जमा कैसे होगा, जैसे मृदा के अंदर क्या होंगे, खूब पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे क्षारीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे क्षारीय पदार्थ का मतलब जैसे सोडियम के लवण, कैल्शियम के लवण, इसके अलावा पोटेशियम के लवण, जो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये क्या करते हैं, मृदा जैसे बारिश होती है तो उसके अंदर जो ऊपरी सतह पर उनका सिलिका का तो निक्षालन हो जाता है, लेकिन लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता है। नहीं होने से वो क्या ऊपरी सतह पर जमा होने लग जाते हैं और ज़्यादा, फिर और वापस कैल्शियम कार्बोनेट वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके और वापस ऊपरी सतह पर स्थिर रह जाते हैं, जिससे मृदा के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद क्या हो जाती है, परत बनने लग जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और उस लवण से, लवण का मृदा के ऊपर जमा हो जाने से क्या होगा, मृदा के अंदर लवणीय मृदा का निर्माण हो जाएगा। लवणों का जमा होना क्या कहलाती है, लवणीय मृदा का निर्माण हो जाएगा। लवणीय मृदा का निर्माण होना लवणीकरण कहलाता है। आगे बात समझ में, जो लवण होते हैं वो ऊपरी सतह पर रह जाते हैं और बाकी पदार्थ और नीचे की सतह पर निक्षालन हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, लवणीकरण कहते हैं, लवणीय मृदा निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में आपके लवणीकरण का निर्माण। फिर आपके लास्ट एक है 9वां पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं पेडो टर्बेशन। पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन का मतलब क्या है कि जो भी पदार्थ हैं, जैसे अलग अलग संस्तरों में पदार्थ हैं, उनका मिश्रण बनके सतह पर जमा हो जाना, वो क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन। मतलब जो भी अलग अलग संस्तरों के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, किसी के अंदर अम्ल या किसी के अंदर लवण है, उन सभी पदार्थों का अपनी सतह पर आकर जमा हो जाना। संस्तरों के अंदर क्या हो जाता है, मिक्सचर के अंदर, संस्तरों के अंदर वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं, संस्तरों में जमा हो जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं पेडोटर्बेशन। क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। अगली बात समझ में, अलग अलग प्रकार के संस्तरों का मिट्टी के अंदर जमा हो जाना, वो क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन कहलाता है। तो ये मृदा निर्माण की आपकी कितनी प्रक्रियाएं अपने पॉइंट पढ़ लिए, 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ह्यूमस, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं का मृदा की ऊपरी सतह पर आकर ह्यूमस का निर्माण करना, प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिनिफिकेशन। फिर निक्षालन, जिसका अर्थ क्या होता है, धुलाई करने से, मतलब ऊपरी संस्तरों का जो खनिज पदार्थ है बहकर नीचे के संस्तरों में जाना, क्या कहलाता है, ह्यूमिनिफिकेशन। ये निक्षालन कहलाता है, सॉरी, ठीक है ना, नीचे की बहना क्या कहलाता है, निक्षालन। और जो बहकर गया पदार्थ जमा हो जाता है, उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। बहकर जमा हो जाना निक्षेपण कहलाता है, जिसका अर्थ है जमा, धुला हुआ पदार्थ जमा होना। फिर निक्षेपण के बाद में अपन ने पढ़ी थी, निक्षेपण के बाद में आपके पोर्टजोलीकरण। पोर्टजोलीकरण का मतलब क्या होता है, ये आप क्या होता है, पोर्टजोलीकरण का मतलब, पोर्टजोला शब्द क्या है, रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है राख जैसा, जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस और सक्सिव ऑक्साइड ऊपरी सतह पर जाकर जमा हो जाते हैं। नहीं, ये जमा होने से क्या होता है, और ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है, नम प्रदेशों के अंदर होती है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा पोर्टजोलीकरण के बाद में लेटराइजेशन। लेटराइजेशन के अंदर लेटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटेराइट शब्द से मिलकर लेटेराइट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट जैसा लाल एवं कठोर। ईंट जैसा लाल एवं कठोर, तो ईंट क्या होती है, कठोर होती है, लाल होती है। उसी प्रकार जैसे इसके अंदर क्या, लेटराइजेशन के अंदर क्या होता है, फेरस, आयरन और एल्यूमिनियम के जो खनिज होते हैं वो तो ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, और बाकी जो सिलिका होती है वो नीचे के संस्तरों में बहकर चली जाती है, जिससे मृदा का निर्माण, अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है। और ये लेटराइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, उष्ण एवं अर्ध उष्ण प्रदेशों में ज़्यादा होती है। लेटराइजेशन के बाद में अपन ने पढ़ा कैल्सीकरण। कैल्सीकरण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन हो जाता है, जो अपन ने अभिक्रिया पढ़ ली पहले, CO2 की मात्रा मृदा में ज़्यादा हो जाएगी तो जल के साथ में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल कैल्शियम से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूटकर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में संचय होने लग जाएगा। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन कैल्शिकरण और कैल्शियम कार्बोनेट का वापस विघटन मृदा के अंदर वो डिकैल्शिकरण, जिसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा कि जो CaCO3 होता है उसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तन हो जाना। फिर उसके बाद में भी अपन ने पढ़ी लवणीकरण, मतलब जो मृदा के अंदर जो लवणीय पदार्थ होते हैं पोटेशियम कैल्शियम, ये क्या करते हैं आपके मृदा की ऊपरी सतह में जमा हो जाते हैं, जिससे मृदा सफ़ेद हो जाती है और उसके मृदा के अंदर ये लवणीय मृदा का निर्माण होने लगेगा। पेडोटर्बेशन पढ़ा अपन ने। पेडोटर्बेशन होता है आपके जिसके अंदर मृदा के विभिन्न संस्तरों का मिक्स होकर एक संस्तर में जमा हो जाना, वो क्या कहलाता है? पेडोटर्बेशन। ये मृदा की निर्माणकारी होगी आपके कितनी प्रक्रियाएं? 9 प्रक्रियाएं पढ़ ली अपन ने। एक बार वापस आपको जो नोट्स भेजे हैं उनको आप परिभाषाएं पढ़ें, आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रहा आपके लास्ट चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर छोटा सा टॉपिक है आपके जो है इसके अंदर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? मृदा, तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक क्या होते हैं? 2 प्रकार के कारक होते हैं। ये कारक किसने बताया था? मैंने आपको बताया था मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं अपन वी डोकुचेव। क्या होता है? वी डोकुचेव, जिसको फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं। वी डोकुचेव ने मृदा निर्माण के 3 कारक बताए थे और उन्हीं कारकों को क्या, वो एक वैज्ञानिक हुए थे जेनी नाम के, जो सॉइल साइंस के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। जेनी और वी डोकुचेव सॉइल साइंस के अंदर बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो जेनी ने बताया कि मृदा निर्माण के अंदर क्या होता है, ये जो 3 कारक बताए थे, उन 3 कारकों में उन्होंने 2 कारक और जोड़कर बताया और विस्तृत वर्णन किया। तो वो कारक कौन कौन से हैं देखो, आपको मैं बता रहा हूँ। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके सक्रिय कारक और दूसरा होता है निष्क्रिय कारक, एक्टिव कारक और पैसिव कारक। सक्रिय कारक, दूसरा निष्क्रिय कारक, एक्टिव कारक और पैसिव कारक। अब सक्रिय कारक कौन कौन से होते हैं? निष्क्रिय कारक, सक्रिय जो सक्रिय रहकर मृदा के निर्माण के अंदर क्या करते हैं, उसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सक्रिय कारक। और निष्क्रिय कारक जो मृदा के निर्माण की गति को न तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, वो निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। तो सक्रिय कारक के अंदर आपके 2 हैं आपके सक्रिय कारक, एक तो है आपके जलवायु और दूसरा होता है जैव मंडल। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है बड़ा, मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। और निष्क्रिय कारक हैं आपके 3 कारक हैं। कितने कारक हैं निष्क्रिय? 3 कारक हैं। सबसे पहला है आपके कारक जिसके अंदर है प्रेत्रक पदार्थ। चट्टानों के प्रेत्रक पदार्थ होते हैं ना, वो प्रेत्रक पेरेंट्स मैटर, और प्रेत्रक पदार्थ के अलावा समय, और एक होता है स्थलाकृति, रिलीफ, स्थलाकृति, ठीक है ना, स्थलाकृति। ये हो गया आपके टोटल सक्रिय और निष्क्रिय कारक। अब इनको जेनी ने एक सूत्र भी दिया था, तो वो सूत्र क्या है? एस का मतलब क्या है? सोलम से। एस बराबर है आपके एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर, मतलब कारक। और ये कारक हैं आपके 5, जिनके अंदर पहले अपन एक्टिव की बात करें तो जलवायु को अपन क्या कहते हैं? क्लाइमेट, तो Cl से दर्शाया हुआ है। जैवमंडल को अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म या फिर बायोस्फीयर, तो उसको अपन B से दर्शाया हुआ है। और प्रेत्रक मतलब पेरेंशियल मैटर, तो P से, और समय को टाइम T से, और स्थलाकृति को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ, है ना, तो उसको R से। ये आपके ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र दिया हुआ है आपके जेनी वैज्ञानिक नामक वैज्ञानिक ने, जिसका अर्थ क्या है? सबसे पहले जैसे S से सोलम या मृदा, ठीक है। F का मतलब क्या है? फैक्टर या कारक। Cl का मतलब क्या है? जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु। फिर उसके बाद में B का मतलब क्या है आपके? जैव मंडल, जैव मंडल। P का मतलब क्या है? प्रेत्रक पदार्थ, प्रेत्रक पदार्थ। T का मतलब क्या है? समय। और R का मतलब क्या है? स्थलाकृति। ये आपके 5 प्रकार के मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहला S सोलम, S का मतलब सोलम, F का मतलब फैक्टर कारक,
और ये 5 कारक क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंटियल मैटर, टाइम और रिलीफ, ये 5 प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? जैसे ये देखो, ये तो आपके हैं एक्टिव कारक ये दोनों, और ये तीनों क्या हैं? पैसिव कारक हैं आपके, ये सक्रिय कारक दोनों और ये दोनों निष्क्रिय कारक। अब ये किस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं इनको प्रभावित करने में? जैसे अपन जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होती है मृदा की? जलवायु के अंदर परिवर्तन होने से चट्टानों का आपसे आसानी से हो जाता है। जलवायु परिवर्तन जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो मृदा जैसे चट्टानों का अभिषेक के बारे में मैंने बात की थी, बहुत स्लो मोशन चलती है प्रक्रिया, जैसे 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है इसके अंदर। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया जलवायु के कारक हैं, अगर जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ चट्टानों का अभिषेक जल्दी हो जाएगा। मतलब जलवायु कारक सक्रिय कारक है, मतलब ये मृदा के चट्टानों के निर्माण अपक्षय को कम भी कर सकते हैं और गति तेज भी कर सकते हैं। तो जलवायु जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिससे क्या हुआ? चट्टानें दुर्बल होने लग जाएगी फैलने सिकुड़ने से, और चट्टानों का अपक्षय थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। फिर जैवमंडल, जैवमंडल के अंदर अपन सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मनुष्य है, तो वो जैवमंडल के अंदर ये भी सक्रिय कारक है। अगर अपन मनुष्य चाहता है जैसे उनको रोड निर्माण कार्य करना है, टनल बनाना है, सुरंगें बनानी है, तो वो क्या होते हैं, जो बीच में चट्टानें होती हैं उनको अपन काट कर टनल बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं। जवाब सुरंग सबसे लंबी है ना, इस प्रकार जो सुरंगें बनाते हैं अपन, तो उन सुरंगों के अंदर जो कौन बनाता है? ये जैवमंडल के अंदर पाए जाने वाले मनुष्य, ये भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, जैसे चट्टानों को तोड़ने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव है, वो मृदा के अंदर खनिज पदार्थ की सोख लेते हैं, जिससे मृदा के जो पदार्थ होते हैं फिर ये खनिज पदार्थ वो निकलने से मृदा के अंदर थोड़ी दुर्बलता आ जाती है, और ये चट्टानों के अंदर दुर्बलता आ जाती है, जिससे चट्टानों का अपक्षय थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसी पर पेड़ पौधे दरार के अंदर, पेड़ पौधे उगने से उनकी जड़ों के फैलने से चट्टानों में दरारें आने से चट्टानों का अपक्षय हो जाता है जल्दी। तो सक्रिय रूप से भूमिका कैसे निभाते हैं? जलवायु और जैवमंडल, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। जलवायु तो तापमान, वातावरण, सारी चीज़ें, दाब है ना, बर्फ, जल, हिमजल, ये सारी। इसके अलावा जैवमंडल, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सभी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। अब निष्क्रिय रूप से कैसे निभाते हैं? जैसे प्रेरक पदार्थ, जैसे चट्टानों के अंदर जो प्रेरक पदार्थ पाए जाते हैं, जो खनिज पाया जाता है, जिनका आपसे किसी जैसे चूना पत्थर है, प्रेरक पदार्थ की बात करें, जैसे चट्टानों के अंदर किसी चट्टान के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है, तो वो चूना पत्थर क्या होगा? आसानी से अपघटन हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे दूसरी ग्रेनाइट खनिज है, तो ग्रेनाइट क्या होता है? कठोर पदार्थ है, तो ग्रेनाइट का अपक्षय क्या होता है? थोड़ा धीरे होता है। तो क्या है ये? क्या है अपन, जैसे ग्रेनाइट है तो इसको अपन प्रेरक पदार्थ जो है वो उसी के अनुसार ही क्या होगा? अपघटन होगा उसका। जैसे अगर अपन किसी प्रकार की, जैसे ये दोनों कारक उसके अंदर कोई कार्य नहीं करेंगे, तो जो चूना है वो जल्दी अपघटन होगा, ग्रेनाइट है वो क्या होगा? लेट अपघटित होगा। तो ये क्या होती है? प्रेरक पदार्थों की भी भूमिका होती है कि वो चट्टानों को अपक्षय में किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर कठोर है तो उसका अपघटन धीरे होगा, और जो कोमल है तो उसका अपघटन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। समय, जैसे समय अपन को पता है कि सबका समय क्या होता है? स्लो मोशन में जो उसकी रफ्तार है उसी के अनुसार चलता है। और अपन को ये भी पता है कि जैसे अपन 100 साल को 1 वर्ष नहीं कर सकते, 1 वर्ष को 100 साल नहीं कर सकते, तो जो समय लगेगा चट्टानों के अपघटन में वो समय लगेगा, उसको निष्क्रिय कारक के रूप में कार्य करेगा। समय ये तो है नहीं कि अपन, ऐसा तो है नहीं कि समय को आगे बढ़ा के 1 मिनट में चट्टान तोड़ दें, या समय को वापस करके उस चट्टान को वापस अपघटित कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो समय क्या? निष्क्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। फिर स्थल आकृति, जैसे अलग अलग चट्टानों की स्थल आकृति, मतलब चट्टानें, जैसे कुछ तो चट्टानें से ढलान में होती है, कुछ समतल होती है चट्टानें, कुछ क्या होती है? इस प्रकार से होती है पहाड़ों के अंदर। तो चट्टानों की स्थल आकृति भी उनके अपघटन के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे ढलानदार होती है, जैसे बारिश होती है तेज़, तो वो चट्टानें ढलान के कारण नीचे से कटने लग जाएगी और उनका अपक्षय हो जाएगा। समतल होगी तो वो चट्टानें, उनके अंदर अपघटन में समय लगेगा। और ये जैसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होगी तो उसके अंदर हवा के संपर्क में, जैसे यहाँ से आएगी तो यहाँ पे टूट जाएगी जल्दी, यहाँ पे हवा नहीं लगेगी तो यहाँ से कम टूटेगी, यहाँ से जल्दी टूट जाएगी, यहाँ से कम टूटेगी। तो इस तरह करते हुए क्या होती है? फिक्स होती है, जिसका अपघटन निश्चित समय से ही होता है। तो आपके ये चैप्टर नंबर 1 आज आपके कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें डिटेल में बात कर ली है, और इसके PDF फॉर्मेट भी आपको उपलब्ध करवा चुके हैं हम। तो जो आपको नहीं मिला है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, तो आपको मैं वापस अपलोड कर दूंगा, और मिल गया तो अच्छी बात है, उनको कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा शुरू से मैंने एक बार वापस 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा अपन ने मृदा। मृदा किस भाषा से लिया हुआ? मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से अर्थ है लिया हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। फिर मृदा अपने पेड़ पौधों में किस प्रकार से उपयोगी है? पेड़ पौधों के लिए क्या उपयोगिता है? ऑक्सीजन गैस उपलब्ध करवाता है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, इसके अलावा जल उपलब्ध करवाता है, यांत्रिक आधार उत्पन्न करवाता है,
फिर मृदा के अवयव पढ़े, कंपोजिशन अपन ने पढ़ा, मृदा के अपघटक कौन कौन से, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और मृदा, ये गैस। अपघटन के बाद में अपन ने पढ़ा चट्टानों का अपक्षय, है ना। चट्टान कितने प्रकार, 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनके एग्जाम्पल सारे पढ़े। फिर खनिजों के बारे में पढ़ा, खनिजों की उत्पत्ति, खनिजों के 2 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक खनिज, द्वितीय खनिज, और रासायनिक संगठन के आधार पर 7 प्रकार के पढ़े, तत्व, ऑक्साइड, कार्बोनेट, फेल्सपार, इसके अलावा ये आपके माइका, एपेटाइट, हॉर्नब्लेड, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। कार्बोनेट, ऑक्साइड, सारे गुणधर्म। फिर खनिजों के गुणधर्म पढ़े अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा खनिजों के गुणधर्म के बाद में चट्टानों का अपक्षय पढ़ा। तो चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि भौतिक कारणों से ताप, दाब, वर्षा जल, हिमजल के द्वारा। रासायनिक के अंदर अपन ने सारे पढ़ लिए थे, अभिक्रियाएं, जल अपघटन, जल योजन, ये आपके ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं विलयन के द्वारा। फिर जैविक कारणों, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। फिर आज के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, 2 चरणों में थी। पहले चट्टानों का अपक्षय होता है, फिर मृदा का प्रोफाइल का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, उसके अंदर अपन ने 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट थे, वो आज पढ़े। सबसे पहले ह्यूमिनिफिकेशन, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा ह्यूमिनिफिकेशन के बाद में ये निक्षालन, निक्षेपण पढ़ा। निक्षेपण के बाद में पोर्टजोलीकरण, लेटराइजेशन, कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, लवणीकरण, पेट्रोडर्बेशन, ये पढ़ा। फिर उसके बाद में अभी अपन ने ये पढ़ा ही है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय के अंदर आपके 2 प्रकार के, जलवायु और जैवमंडल, और निष्क्रिय के अंदर प्रत्येक पदार्थ, समय और स्थलाकृति। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अपन अगली क्लास के अंदर नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, आपके 2nd चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।